मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ें। उस अध्याय का नाम है संगठन के सिद्धांत। वर्तमान 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी लोक कल्याणकारी राज्यों का युग है। आज दुनिया के सभी देश, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, सैनिक तानाशाही हो या कोई दूसरी प्रकार की तानाशाही हो, पूंजीवादी राष्ट्र हो या समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्र हो, दुनिया के सब देशों ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक शासन इस दृष्टिकोण से सोचता और कार्य करता है कि ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे जनता का सार्वजनिक कल्याण हो और जनता का चतुर्दिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। तो शासन के द्वारा ऐसे हजारों कार्य किए जाते हैं, अनगणित कार्य किए जाते हैं जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण होता है। आज यह प्रवृत्ति दुनिया के सभी देशों में निश्चित रूप से पाई जाती है और इसी सिलसिले में भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, फ्री बीज देने का, मतलब मुफ्त में रेवड़ी बांटने का। इन हमारे शासकों का ये उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से जनता को प्रलोभित करो और अधिक से अधिक वोट प्राप्त करके सत्ता पर अधिकार हासिल करो। ऐसे करते हुए वेनेजुएला जो कि तेल उत्पादन का सबसे बहुत बड़ा एक राष्ट्र था, वह दिवालिया घोषित हो चुका है इसी फ्री बीज देने के कारण। श्रीलंका का उदाहरण भी हमारे सामने है। तो ये अलग अलग प्रवृत्ति दुनिया के विभिन्न देशों में देखी जाती है, लेकिन शासन का उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। जनता का कल्याण करने की बात जब सोची जाती है, निश्चित की जाती है, तो शासन के कार्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। जब शासन के कार्य में वृद्धि होगी तो शासन के द्वारा उस कार्य का संपादन किया जाएगा। संपादन आखिर कैसे किया जाए? तो शासकीय कार्यों के संपादन करने के लिए, कल्याणकारी कार्यों के संपादन करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक कोई भी कार्य संपादित नहीं होगा। इस संगठन के अर्थ के बारे में विचार करें। संगठन का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग है और गठन मतलब व्यवस्था। क्या होता है? संगठन में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित किया जाता है। कोई भी संगठन एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। इसमें सहयोग का भाव होता है। इस संगठन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनमें सहयोग का भाव होता है और यह सब व्यक्तियों के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। संगठन में ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जब शब्द के आधार पर इसका अर्थ करें, सम धन गठन। सम का मतलब ये जिसमें तीनों चीजें होती हैं, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित, सहयोग की भावना और व्यक्तियों के द्वारा कार्य, उसको हम सम कहेंगे। और गठन मतलब व्यवस्था करना। व्यवस्था माने विधन अवस्था, विशेष अवस्था। विशेष अवस्था किस चीज की? कि विशेष रूप से व्यक्ति या कार्य की स्थिति को हम व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था में भी यही चीजें होती हैं कि उनमें अंगों में अंतर्निर्भरता होती है। प्रत्येक अंग के कार्य निश्चित होते हैं और ये सब एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। तो संगठन का मतलब होता है अच्छी तरह से गठित करना, अच्छी तरह से स्थापित करना। क्यों? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मूल शब्द है टू ऑर्गेनाइज। टू ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्था करना, विभिन्न अंगों की स्थापना करना और उन अंगों के कार्य सुनिश्चित करना, उसको टू ऑर्गेनाइज कहते हैं। जैसे एक समारोह का संचालन करना है, आयोजन करना है, एक विवाह समारोह का आयोजन करना है, उसमें भी आपको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी।
कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, उनको कार्य सौंपना पड़ेगा, ताकि जब विवाह का समारोह आयोजित हो तो किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और पूरा संपूर्ण विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। इसी प्रकार से कई प्रकार के समारोह होते हैं, उत्सव आयोजित किए जाते हैं, कई प्रकार के और भी कार्य किए जाते हैं। इन सब के लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब शासन बृहद पैमाने पर इतने बड़े राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र में कई प्रकार के कार्य करती है तो उसको भी संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और अनेक व्यक्तियों की ऐसी स्थिति या ढांचा जिसमें वे पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध रीति से सहयोग करते हैं और कर्तव्य पालन में मुस्तैद रहते हैं, उसको संगठन कहते हैं। संगठन की परिभाषा देते हुए यहां पर कहा गया है, अनेक व्यक्तियों की ऐसी स्थिति या ढांचा, अनेक व्यक्ति काम करते हैं और उस संगठन का सदस्य होकर के वो अपने निर्धारित दायित्वों का पालन करते हैं, जिसमें वे पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्व निश्चित उद्देश्य, एक सबसे पहले योजना बनती है, योजना के बाद उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो संगठन बनाएंगे एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिसमें काम करने वाले व्यक्ति आपस में सहयोग का भाव रखते हुए उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे संगठन कहते हैं। जैसे शासन ने यह तय किया कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तो शासन आदेश दे दिया कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है बोलकर तो सीधे स्थापित हो जाएगा क्या? नहीं। तो फिर शासन विधानसभा में एक विधेयक पेश करती है, उस विधेयक में उस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूरा विस्तार से व्यवस्था की जाती है और उस कानून को, उस अधिनियम को लागू करने के लिए सबसे पहले एक संगठन का निर्माण किया जाता है। वह संगठन क्या कहलाता है? विश्वविद्यालय। उसमें एक कुलपति होता है, एक कुल सचिव होता है, उस कुल सचिव की सहायता के लिए अनेक सहायक कुल सचिव, उप कुल सचिव होते हैं। वह सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, उस पाठ्यक्रम को विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन करने के लिए प्रेषित किया जाता है, छात्रों को प्रवेश दिया जाता है महाविद्यालयों में। सबके विश्वविद्यालय में जो संगठन बनता है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, सब उस संगठन को अनेक भागों में, उप विभागों में, उप व्यवस्था में बांट दिया जाता है। जैसे एक विभाग को स्थापित किया गया, उसका काम है पाठ्यक्रम का संचालन करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। दूसरा विभाग होगा छात्र छात्राओं का नामांकन करना। तीसरा विभाग होगा परीक्षाओं का संचालन करना और रिजल्ट निकालना। चौथा विभाग होगा जो लेखा, मतलब कि पूरे पैसे आदि का पूरा हिसाब करे। ये कम से कम इतने विभाग प्रत्येक विश्वविद्यालय में होते हैं, सबका काम निश्चित होता है और सब कोई मिल करके फिर विश्वविद्यालय के लक्ष्य को, मतलब कि विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन की पूरी व्यवस्था को वह देखता है और फिर विद्यार्थियों को वह डिग्री बांटता है। तो प्रत्येक कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, प्रत्येक नीति को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आप जिला प्रशासन को देख लीजिए, जिला प्रशासन का भी एक संगठन होता है। पूरे जिले में प्रशासन को संचालित करने के लिए एक जिला प्रशासन होता है। उस जिले में एक कलेक्टर होता है, उसकी सहायता के लिए सहायक कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, फिर उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर, फिर एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब के सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं और ये सब जिला प्रशासन को प्रशासन के संचालन में सहयोग करते हैं। इस प्रकार से इसको संगठन कहते हैं। इस संगठन के बारे में 4P, 4P एक दृष्टिकोण है। मतलब कि प्रत्येक संगठन में ये 4 चीजें जरूर पाई जाती हैं। इसको हिंदी में इंग्लिश में इसको 4P कहते हैं और आप हिंदी में इसको 4P कह सकते हैं। क्या है देखिएगा, प और P क्या है। सबसे पहले है प्रयोजन या पर्पस। उस संगठन के निर्माण का उद्देश्य क्या है।
उस संगठन के निर्माण का उद्देश्य जो होगा, उस उद्देश्य को पूरा करना प्रत्येक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये पर्पस, वह उद्देश्य जिसे प्राप्त करना संगठन का उद्देश्य होता है। जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों का निर्माण करना। इस प्रकार से प्रत्येक संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित प्रयोजन होता है। संगठन के निर्माण से क्या होता है? संगठन के निर्माण से दक्षता बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, विशेषज्ञता बढ़ती है और इससे दोहराव टकराव नहीं होता, क्योंकि हर विभाग का कार्य सुनिश्चित किया जाता है। सब व्यक्ति के कार्य और उत्तरदायित्व बंटे होते हैं, जिससे विशेषज्ञता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। ये प्रयोजन हुआ। मतलब संगठन का पहला उद्देश्य होता है प्रयोजन, कि आप एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये काम करना है। दूसरा है प्रक्रिया। किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? प्रक्रिया मतलब टेक्निक। प्रक्रिया को इंग्लिश में कहा गया प्रोसेस कहिए या प्रक्रिया कहिए। प्रत्येक कार्य को करने का ढंग अलग अलग होता है। जो प्रक्रिया शिक्षा विभाग में लागू की जाएगी, वही प्रक्रिया एक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में नहीं की जा सकती। दोनों का कार्य अलग है, दोनों के कार्य की प्रकृति अलग है। वही काम एक आर्थिक कार्य करने वाले लेखापाल के साथ नहीं किया जा सकता, लेखा विभाग के साथ नहीं किया जा सकता। सबके कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है। तो जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उस प्रक्रिया के आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। इससे क्या होता है? तकनीकी निपुणता बढ़ती है। एक इंजीनियरिंग के कार्य के लिए मान लीजिए आपको एक संगठन बनाना है, तो इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी अलग होगी, शिक्षण विभाग की टेक्नोलॉजी अलग होगी। तो टेक्नोलॉजी में भिन्नता के कारण उनकी अलग अलग वहां पर एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, जिससे कार्य में दक्षता बढ़ती है, निपुणता बढ़ती है और उससे कार्य क्षमता बढ़ती है, मितव्ययता भी बढ़ती है। मितव्ययता मतलब कम से कम पैसा खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा काम संपन्न करना। ये दो चीजें हो गई। तीसरा है पर्सन। प्रत्येक संगठन में व्यक्ति काम करते हैं और ये व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। तो जब तक संगठन का उद्देश्य व्यक्ति के हित से जुड़ा नहीं होगा, तब तक वह संगठन नहीं हो सकता। संगठन में केवल मशीनरीज काम नहीं करते, व्यक्ति भी काम करते हैं। और चौथा है क्षेत्र या प्रदेश या प्लेस, स्थान। किस जगह पर आप संगठन का निर्माण कर रहे हैं, उसमें भी अलग प्रकार की क्षेत्रीयता की व्यवस्था की जाती है। जैसे आपने सुना होगा केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, केंद्रीय संगठन है, उसका नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन है। पूरे भारत में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन होता है, लेकिन उस कार्य को संपन्न करने के लिए उसके अलग अलग डिवीजन हैं, क्षेत्रीय आधार पर। और ये क्षेत्रीय संगठन जो है, ये परस्पर काम करते हुए केंद्रीय विद्यालय के निश्चित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से जैसे रेलवे है, रेलवे जो पूरे भारत सरकार के अधीन है, लेकिन उस रेलवे की व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर अनेक प्रकार के स्टेशन बनाए गए, जोन बनाए गए हैं। जैसे उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिम रेलवे, इस प्रकार से जोन वाइज। इसी प्रकार से जैसे विदेश विभाग में जो विदेश विभाग का गठन किया जाता है, विदेश मंत्रालय का, उसमें भी क्षेत्रीय आधार पर ये हुआ। महाशक्तियों के साथ संबंध में, जैसे रूस के साथ संबंध, अमेरिका का संबंध, यूरोप के देशों के साथ संबंध, पूर्वी देशों के साथ संबंध और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अलग अलग उसके
क्षेत्रीय आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। तो संगठन, प्रत्येक संगठन में ये 4 चीजें अवश्य ही पाई जाती हैं। अब देखें संगठन के दृष्टिकोण के बारे में। संगठन के दृष्टिकोण के बारे में 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक यांत्रिक या औपचारिक दृष्टिकोण, इसको यांत्रिक भी कहते हैं और औपचारिक भी कहते हैं। यांत्रिक दृष्टिकोण यह कहता है कि संगठन एक मोटर गाड़ी के समान है। कैसे? जिस प्रकार से एक मोटर गाड़ी का निर्माण करने के लिए अलग अलग पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है, ये सब पुर्जे एक स्थान पर एकत्रित किए जाते हैं और उनको आपस में जोड़ करके एक मोटर गाड़ी का निर्माण किया जाता है। तो संगठन भी एक मोटर गाड़ी के पुर्जे की, मोटर गाड़ी के समान होता है। या जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ईंट, रेती, गिट्टी, सीमेंट, छड़, इन सबको एक साथ एक स्थान पर एकत्र करिए, फिर घर बनाना शुरू कर दीजिए। ये यांत्रिक संगठन कहलाता है। इसी को दूसरे रूप में औपचारिक संगठन का नाम दिया जाता है। औपचारिक संगठन का मतलब जिस संगठन का निर्माण कानून बनाकर किया जाता है, इसमें मानवीय दृष्टिकोण नहीं होता। जिस संगठन का निर्माण कानून बनाकर किया जाता है उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। उसे औपचारिक संगठन का नाम दिया जाता है। जैसे इस विश्वविद्यालय की एक मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो सब कानूनी रूप में सामने आएगा। केवल सरकार के घोषणा से विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती, उसके लिए एक विशेष अधिनियम पारित करना पड़ता है। उस अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, इस प्रकार की सभी चीजों को उसमें उल्लेख होता है। उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। मतलब कि जितने भी कानून बना करके संगठनों का निर्माण किया जाता है, इन सबको औपचारिक संगठन का नाम दिया जाता है। एल.डी. व्हाइट ने इन औपचारिक संगठनों के कुछ गुण बताए या विशेषताएं बताएं। कौन कौन से हैं देखें। एल.डी. व्हाइट कहता है कि प्रत्येक औपचारिक संगठन का एक निश्चित स्वरूप होता है। निश्चित स्वरूप, काम करने का एक निश्चित स्वरूप होगा कि उनके कार्य की प्रकृति क्या होगी। विश्वविद्यालय का मतलब शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थानों में अध्यापक भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे। बिना अध्यापकों के शिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इन शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनको कितना वेतन मिलेगा, उनका कार्यभार कितना होगा, वो कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे, ये तमाम चीजें उसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो इसका एक निश्चित स्वरूप होता है और उस निश्चित स्वरूप को जब तक कानून नहीं होगा तब तक बिना कानून उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, उसका कानूनी स्वरूप होता है। कानून बनकर के यदि होगा, स्वाभाविक कानूनी स्वरूप होगा, और यदि कानूनी स्वरूप होगा उसका उत्तरदायित्व भी होगा। जब एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, उसमें देखा जाता है कि वह विश्वविद्यालय है। यदि मान लीजिए किसी ट्राइबल क्षेत्र में खोला गया, तो उसको देखा जाता है कि ट्राइबल क्षेत्र में जब एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो वह उस ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों में उच्च शिक्षा का प्रसार कितना कर पाने में सफल रहा है, उत्तरदायित्व तय किया जाता है। तो प्रत्येक संगठन में एक उत्तरदायित्व का भाव होता है। तीसरी चीज, निश्चित कार्य। जितने भी औपचारिक संगठन हैं उनका कार्य सुनिश्चित होता है। फिर साधनों का उपयोग मितव्यता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। जितने भी साधन हैं, जो भी उनको संसाधन उपलब्ध होंगे, उन संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग, ताकि कोई चीज बर्बाद न हो। मितव्ययिता के साथ उपयोग, ताकि कम से कम साधनों से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। और चौथा है, उसको चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चार्ट का मतलब जैसे कुलपति, उसके नीचे
कुलपति की नियुक्ति, कुलपति के दायित्व, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां, उसके नीचे कुल सचिव के कार्य, नियुक्ति वगैरह वगैरह, फिर उसके नीचे उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, अलग अलग विभाग, विभिन्न विभागों में कौन कौन सा काम होगा, सबको काम सौंप दिया गया। इस प्रकार से एक चार्ट के रूप में आप बना करके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो औपचारिक संगठनों को इस प्रकार से गठित किया जाता है, नियमों के अनुसार ये संचालित होते हैं। अब देखें, औपचारिक के बाद मानवीय या अनौपचारिक संगठन या दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की जाती है। इस औपचारिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल यांत्रिक दृष्टिकोण से काम करता है। यंत्र माने मनुष्य को भी इसमें एक निर्जीव प्राणी मान लिया जाता है, उसके साथ कोई अनौपचारिक संबंध नहीं होते। ये केवल औपचारिक संबंधों को ध्यान देता है। तो इस औपचारिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें मनुष्य को एक यंत्र या मशीन के पुर्जे की भांति मान लिया गया है कि एक जिस प्रकार से एक पुर्जा आपने किसी पे लगाया, उस पुर्जा का काम यह है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी आपने दायित्व सौंप दिया और उसको बोल दिया कि ये काम करो, वो करेगा। मानवीय भावना उसमें नहीं होने के कारण यांत्रिक और औपचारिक दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। तो इसको दूर करने के लिए एक दूसरा दृष्टिकोण सामने आया, उसे मानवीय दृष्टिकोण या अनौपचारिक दृष्टिकोण कहा जाता है। मानवीय दृष्टिकोण में यह मूल चीज है कि प्रत्येक प्रशासन मनुष्यों के लिए काम करता है और यह मनुष्यों के द्वारा काम किया जाता है। जब तक मनुष्य को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कुछ औपचारिक संगठन भी बनाए जाते हैं या बन जाते हैं। अनौपचारिक संगठन क्या है? ये नियमों से नहीं चलते, ये आपस में मिलकर के ऐसे बन जाता है, उसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं। कई बार इसका उद्देश्य संगठन को समर्थन देना होता है या संगठन के आगे बढ़ने के लिए या संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए ये गठित किया जाता है और कभी इसके विरुद्ध भी काम करता है। जैसे अमेरिका में शिकागो के पास हार्थोर्न नाम का एक जगह है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक ने प्रशासनिक अधिकारियों से यह अनुरोध किया, लोक प्रशासन के विद्वानों से यह अनुरोध किया कि वे आकर के मेरी कंपनी में विभिन्न चीजों का अध्ययन करें, क्योंकि मेरी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसको कहा जाता है हार्थोर्न स्टडी। और उस स्टडी में लोक प्रशासन के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि उस कंपनी में कुछ लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उस ग्रुप के लोगों के सदस्यों की यह सोच थी कि उनको उनके कार्य के एवज में पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना करके ऐसा काम किया जिससे प्रोडक्शन धीरे धीरे के कम होने लगा। मतलब वो जो लोगों का ग्रुप बना था उसका उद्देश्य संगठन के विरुद्ध था। वह नकारात्मक काम करके कंपनी को प्रभावित कर रहा था। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए एक संगठन है, औपचारिक संगठन है, यदि उसमें काम करने वाले सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध नहीं होगा तो संगठन अच्छी तरह से सफल नहीं हो सकता। आप विचार कीजिए, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार उस संगठन में उच्च पद पर है और आप एक छोटे से पद पर हैं। वह आपको अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन
क्योंकि एक ही संगठन में काम कर रहे हैं, वो उच्च पद पर है, आप निम्न पद पर हैं। आप उसको नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं, वह केवल नमस्ते बोलकर के आगे बढ़ जाता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं है। क्या उस संगठन में काम करने में आपको आनंद आएगा? तो औपचारिक संबंध केवल नहीं होता, अनौपचारिक संबंध भी होना चाहिए। आप उससे मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन वह आपको टाइम नहीं देता, क्योंकि आप सबसे नीचे पद पर काम कर रहे हैं। क्या संगठन में लोगों के बीच यांत्रिक संबंध ही होते हैं, मानवीय संबंध नहीं हो सकते हैं? मानवीय संबंध का होना बहुत जरूरी है, और जब तक मानवीय संबंध नहीं होगा तब तक आप कानून के अनुसार कोई काम कर ही नहीं सकते। हर काम कानून के अनुसार कर ही नहीं सकते। कई बार आपको कानून को चुपचाप किनारे रखते हुए आपको अनेक प्रकार के काम करना पड़ सकता है, और जिसमें आप इस प्रकार से काम करते हैं, आप अपने लक्ष्य को बहुत तेजी से आगे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मानवीय या अनौपचारिक संगठन, और दूसरा था यांत्रिक या औपचारिक संगठन। इसकी तुलना करने से आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहली बात है, सत्ता द्वारा विधिवत स्थापित, शासन सत्ता के द्वारा इसका निर्माण, स्थापना की जाती है, ये औपचारिक हुआ। अनौपचारिक में यह विकसित होता है, यह कानून द्वारा स्थापित नहीं होता। अनौपचारिक संगठन निश्चित नियमों से संचालित होता है, क्योंकि कानून इसका आधार होता है। औपचारिक संगठन का कोई नियम नहीं होता। औपचारिक संगठन बुद्धिवादी नियमों से बद्ध होता है, मतलब कि नियमों की कठोरता यहां पर देखी जाती है, वह नियमों से आबद्ध होते हैं। औपचारिक संगठन कोई भी काम बिना कानून नियम के नहीं करते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में कानून का पालन नहीं होता, वो किनारे अलग हो जाता है। फिर है वैयक्तिक भावना से रहित। औपचारिक संगठनों में वैयक्तिक भावनाएं नहीं होती, उनके बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं होते, अनौपचारिक संबंध नहीं होते। वो बॉस है, आप उसके अधीन हैं, आपको बॉस की बात माननी पड़ेगी। इसमें कोई इधर उधर बट एंड किंतु परंतु नहीं होता, जबकि अनौपचारिक संगठनों में ये व्यक्ति संबंध से युक्त होता है। पांचवा है नियमबद्धता के कारण औपचारिक संगठन में कठोरता पाई जाती है, क्योंकि नियम के कट्टर होना पड़ता है, जबकि इसमें लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। औपचारिक संगठन में श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण और पद सोपान की प्रवृत्ति देखी जाती है। श्रम विभाजन होगा, सबका काम पटा होगा, कार्य विशेषीकरण होगा, उसमें कई एक्सपर्ट लोग होंगे, और सबका पद एक सीक्वेंस में, एक क्रम में सबका पद स्थापित किया जाता है, जबकि और अनौपचारिक संगठन में ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। फिर लिखित विधान से युक्त होता है। औपचारिक संगठन जो भी होते हैं लिखित विधान से युक्त होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन नहीं होते हैं। इसको कभी भी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, होना भी जरूरी है, नहीं होने से भी काम चल जाता है। और आखिर है, ये चार्ट द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं औपचारिक संगठन, उसके कौन कौन से कार्य हैं, तमाम चीजें, और जबकि अनौपचारिक संगठन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब औपचारिक संगठन वह है जो नियमों के द्वारा गठित किया जाता है। जैसे एक अस्पताल बनानी है, तो उस अस्पताल बनाने के लिए आपको एक नियम या एक कम से कम नियम बनाना पड़ेगा। यह अस्पताल है, इसमें एक अधीक्षक होगा, हेड होगा या डीन होगा, उसके नीचे डॉक्टर, उसके नीचे डिप्टी डीन्स होंगे, उसके नीचे अलग अलग विभागों के मुखिया होंगे, उनके नीचे काम करने के लिए कंपाउंडर होंगे, फिर नर्सेस होंगी, फिर स्टाफ बॉय होंगे, वार्ड बॉय होंगे, इनकी नियुक्ति होगी, इनका ये काम होगा, इस विभाग का ये काम होगा, उसको ये साधन वगैरह दिए जाएंगे। ये तमाम चीजें जहां पर होंगी उसको औपचारिक संगठन कहेंगे। लेकिन कोई भी औपचारिक संगठन केवल नियम कानून के भरोसे नहीं चल सकता, उसमें सदस्यों के बीच मानवीय संबंध भी होना चाहिए।
यदि उन सब संगठन में काम करने वाले लोगों के बीच मानवीय संबंध हैं तो ढंग से संगठन काम करेगा। मानवीय संबंध नहीं है तो फिर संगठन काम नहीं कर सकता। ये संगठन के बारे में 2 प्रकार के दृष्टिकोण है और इसके जो 4 आधार हैं 4P 4P इसका हमने अध्ययन किया। इसी के साथ ये आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।